धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने जो बात रखी है उसी को आगे लेते हुए मैं कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि क्या ये मैटर सब जुडिस है? नो, ये मैटर अभी सब जुडिस नहीं है। फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। नंबर 2, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन सभापति महोदय की मंजूरी के बाद ऑर्डर ऑफ द डे में माने लिस्ट ऑफ बिजनेस में एक बार आ जाने के बाद उसको रोकना वो किसी तरह से वाजिब नहीं होगा। मंत्री जी की बात सही है, अगर मेंबर चाहते हैं कि नहीं रिमूव करना है दैट्स फाइन, बट मेंबर चाहते हैं कि मैं मूव करना चाहता हूं और चेयरमैन साहब ने जब इसको अप्रूव किया हुआ है तब इसको रोका नहीं जा सकता है। नंबर 3, हमारे चेयरमैन साहब के ऑर्डर्स है कि इसमें हमारे चेयरमैन साहब के ही ऑर्डर्स है कि जुडिशरी में कुछ भी बात हो तो भी जुडिशरी से ऊपर ये सदन है और सदन की बात है, उसको बिल्कुल उसके अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। ये हमारे चेयरमैन साहब के खुद के जजमेंट्स है। नंबर 4, इसमें जो धांधलियां हुई हैं उसकी चर्चा करने से आगे सरकार जो कर रही है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, सरकार को मदद मिलेगी कि कहां-कहां क्या धांधली हुई है मेंबर्स बोलेंगे और ये सदन चर्चा करेगा तो आगे कमेटी, सरकार का काम, नीट में क्या करना है उसमें इनको मदद मिल सकेगी। और इसीलिए मेरी गुजारिश है कि ये मेंबर के अधिकार के ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए। धन्यवाद। Speaker sir, I agree with the sentiments of my honorable colleague that the previous BJD government in Odisha, they were into rampant mining and they destroyed most of the tribal areas. सर, जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हम लोग के नीमगिरी पहाड़ में, ईस्टर्न घाट्स में भी बहुत सारे आदिवासी बहुल एरिया में हम लोग ये वन औषधि यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट कोई ऐसे कदम उठा रही है जो कि ये प्लांट स्पेसिस को विच आर हैविंग ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूसेस, इसका एक आप सर्वे कराओगे क्या? सर, दूसरी बात है, आपने बताया कि 6 आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो उड़ीसा में है इसमें से 5 डिफंक्ट है, तो सरकार क्या कदम उठा रही है कि इन आयुर्वेदिक कॉलेजेस को फिर से चालू करे? एंड रिसर्च में आप ये बोले कि एक भी कॉलेज कोई योगदान नहीं दे रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या आपका कदम है जिससे कि आप ये रिसर्च में सक्षम होंगे? इसके लिए आप क्या स्टेप्स उठा रही हैं, आप बताइए अब। थैंक यू सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया है। मैडम, मैं सदन के माध्यम से अपने कटिहार क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 6ठी बार मुझे ये अवसर दिया और यहाँ उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। आज हम सब लोग स्वास्थ्य बजट 2024-25 पर चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हम सब की ये मान्यता है कि सेहत हज़ार नेमत है। ये हमारी मान्यता चली आ रही है वर्षों से और सेहत के सामने, स्वास्थ्य के सामने बाकी तमाम दौलत वो उसके सामने खड़ी नहीं होती है। तो ऐसी हालत में हम लोगों का ध्यान, देश का ध्यान, राष्ट्र का ध्यान, सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवा पर पूरी तरह जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि जो इस क्षेत्र में ध्यान देने की बात मैंने कही है उस पे सरकार का क्या दृष्टिकोण है और क्या उन्होंने अभी तक अनुकूल योजनाएं बनाई हैं जिससे हमारे देश के स्वास्थ्य की स्थिति सुधरे। अगर एक लाइन में ये कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, तो गलत नहीं होगा। इसलिए इस विभाग को चुस्त और दुरुस्त और लोगों के सेहत को देखते हुए उस पर
कार्रवाई किए जाए या उसके अनुकूल कदम उठाया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ तक अध्यक्षा महोदय GHS ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का जो इंडिया का रैंक है उसमें 195 देशों में हमारा 50वां स्थान है। अध्यक्षा महोदय, एक समय था कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता था वो बहुत नोबल हुआ करता था। लोग ये कहा करते थे कि धरती पर अगर भगवान की कोई सूरत है तो वो डॉक्टर, क्योंकि वो हमेशा लोगों को जीवन प्रदान करता है। तो इसलिए लोगों का एक बहुत अच्छा एक विचार डॉक्टरों के बारे में या इस प्रोफेशन के बारे में था। लेकिन आज देखा जाए तो ये प्रोफेशन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है और ऐसा लगता है कि एक होड़ है कि कैसे इस माध्यम से अधिक धन कमाया जाए या धन जमा किया जाए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि लोगों की जो सोच है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। दवाइयों का भी जो हाल है वो हमसे आपसे छिपा हुआ नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि आज दवाई लाइफ सेविंग ड्रग्स कितने महंगे हो गए हैं, जो गरीब आदमी आम आदमी की पहुंच से कहीं बाहर है। तो उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। भारत आज भी हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, एक विकसित देश बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंडिया का जो हंगर इंडेक्स है वो बहुत ही चिंता का विषय है कि हम 125 देशों में 111वां हमारा स्थान है। वैसे हालत में मेडिकल सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। अध्यक्षता महोदय, कोविड-19 महामारी के प्रभाव से ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर किया है, क्योंकि हमने उस वक्त देखा जब ये कोविड का प्रकोप हमारे देश में आया तो किस तरह से हमें महसूस हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे स्वास्थ्य का होना चाहिए था वो नहीं था, और जिस कारणवश बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, जाने गई। हम लोगों ने हालांकि कोशिश की कि जो मृत्यु लोगों की जो संख्या है उसको घटाने की या उस पर पर्दा डालने का भी प्रयास हुआ, लेकिन दुनिया के तमाम लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ कितनी कैजुअल्टीज़ हुई थी उस समय। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने कि तमाम जो हमारी जो मौतें हुई थी उसके बारे में बहुत विस्तार से आर्टिकल छापा था, और जिसका ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि पूरी दुनिया में जो भारत के बारे में एक राय थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा कि हम अपने लोगों के स्वास्थ्य और उनके जान की सुरक्षा करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूँ, हमारे नड्डा जी नहीं है, इनका भी बिहार से ताल्लुक़ रहा है। तो बिहार जैसे राज्य जहाँ से हम चुनकर आते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज हम लोग अगर देखते हैं वहाँ के संसद सदस्य होने के हैसियत से हमारे तमाम जो अलग अलग दलों में हैं उनको भी ये परेशानी झेलनी पड़ती है कि तमाम बिहार के जो मरीज़ हैं वो दिल्ली आते हैं, एम्स में एडमिशन चाहते हैं। आज जो हम लोगों का जो संसद सदस्य है उनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है या जिम्मेदारी है वो ये है कि जो मरीज़ बिहार से आते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं उनका एडमिशन एम्स में हो जाए। एम्स के बारे में जो उसका एक इमेज है वो इंटैक्ट है, और लोगों को एक विश्वास है कि अगर एम्स में हमारा इलाज हो जाएगा
तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। और इसीलिए लोगों का अधिक से अधिक, और बिहार से लोगों के आने की जो संख्या है, क्योंकि बिहार में पर्याप्त जो स्वास्थ्य सेवा है वो नहीं है। और हम अगर देखें ज़मीनी स्तर पर भी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जिला मुख्यालय में जो अस्पताल है और जो रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सेवाएं या उनका जो रख रखाव है वो ठीक नहीं है अध्यक्षा महोदय, और लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोगों का इलाज वहाँ नहीं हो पाता है ठीक ढंग से, तो वो सीधे दिल्ली आकर एम्स में एडमिशन कराते हैं। वहाँ से भी लोग रिफ़र कर देते हैं कि आप एम्स में जाइए, वहाँ आपका इलाज हो जाएगा। महोदया, पिछले 10 वर्षों से देश इस उम्मीद में बैठा है कि भारत तेज़ी से आर्थिक विकास करेगा और हमारी कोषीय क्षमता बढ़ेगी, और जिससे सरकार स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने के लिए तैयार हो, ऐसा लोगों का अनुमान था। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के कारण सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सब के बावजूद ये आशा की जा रही थी कि ये बजट सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्त पोषण में मौजूदा अंतर को भरने का कार्य करेगी और संयुक्त राष्ट्र के जो SDG को पर्याप्त करने की दिशा में सही कदम उठाएगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा था, जिसका उद्देश्य सभी आयु में सभी के लिए स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना है। सरकार ने वर्ष 2018-19 से स्वास्थ्य शेष भी लागू किया गया और इसके बावजूद भी स्वास्थ्य पर खर्च कम हो रहा है। महोदया, आशा थी कि नई सरकार का ये बजट स्वास्थ्य क्षेत्र के कुछ दीर्घकालीन चुनौतियों का समाधान करेगी और इस कारण बजट से उम्मीद की जा रही थी कि वो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा के ढांचे का निर्माण के लिए आवंटन बढ़ाएगी, मानसिक स्वास्थ्य संकट का समाधान करेगी, स्वास्थ्य बीमा में सुधार लाएगा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे संबंधित क्षेत्रों का विकास करेगा और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। महोदया, बहुपरिचित आयुष्मान भारत योजना, अभी क्वेश्चन आवर में भी उस पर एक बहुत सवाल था और बड़े विस्तार से उस पर बातचीत हुई, सब सवाल जवाब हुए। तो आज हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत की जो योजना है उसके आज निजी अस्पतालों को मरीज़ मुहैया करने वाली एक योजना बनकर रह गई है। वहाँ जो मरीज़ों को जिस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई, शायद वो पूरी तरह प्राप्त नहीं हो रहा है और इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। ये जो सूचना है, ये जो जानकारी है, ये CAG की रिपोर्ट में है, जिसमें ये बताया गया है कि आयुष्मान से जो निजी अस्पताल हैं वो उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मरीज़ों को कम लाभ मिल रहा है और निजी अस्पतालों को ज़्यादा उसका लाभ मिल रहा है जो इम्पैनल हुए हैं। अध्यक्षा महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017-15 वर्षों के बाद बनाया गया है। पहली बार वो 2017 में बना था, अब वो 15 वर्षों के बाद बनाया गया है। इसके पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के जरिए योजनाएं तैयार की गई थी। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा 2025 तक अपने स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक करने का लक्ष्य था। महोदया, उच्च व्यक्तिगत खर्च की समस्या और एक चुनौती बनी हुई है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए अधिक सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करेगी और सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण पर महत्वपूर्ण
प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में ज़रूरी दवाओं के दाम में भी काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इसको भी सरकार को देखना होगा कि दवाएं अगर उनका दाम सही ढंग से नहीं रखा जाएगा या कम नहीं रखा जाएगा तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। संघीय बजट 2024-25 ने देश की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 90,959 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस वर्ष के बजट में हालांकि कुल स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन इस क्षेत्र का कुल बजट में हिस्सा पिछले कुछ वर्षों के दौरान घटा है। वर्ष 2019-20 में कोरोना काल के पहले तथा बाद में कुल स्वास्थ्य खर्च की गणना जीडीपी के प्रतिशत के रूप में की जाती है, तो देखा जाता है कि ये लगातार कम हो रहे हैं। वर्ष 2019-20 में ये जीडीपी का 0.33% था, जो आज घटकर 0.30% रह गया है। वर्ष 2019-20 में कोरोना काल के पहले तथा बाद में कुल स्वास्थ्य खर्च का गणना कुल बजट के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो देखा जाता है सभापति महोदया कि ये लगातार कम हो रहे हैं। वर्ष 19-20 में यह 2.5% था, जो आज घटकर 2% रह गया है। तो यह सब चिंता का विषय है। संसद की अस्थाई समिति ने अपने 143वें अस्थाई समिति ने अपने 143वें रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बजट आवंटन की सरकार की जो प्रवृत्ति का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP 2017 द्वारा निर्धारित 2.5 जीडीपी लक्ष्य के साथ कोई मेल नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र को उचित प्राथमिकता देने की आवश्यकता को उजागर किया गया है। तो मैं इन्हीं और भी समझ मिलता तो कुछ और बातें आपके समक्ष रखता, लेकिन आप समय का अभाव है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for giving me the opportunity to speak on the state of health in this country. This is my maiden speech, and first of all, I would like to thank the people of my constituency. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮತಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. I'm proud that my maiden speech is about healthcare, which is close to my heart and profession. Honorable Speaker, Madam, I have 5 points to make today in the time I have been allocated. Underfunded and overlooked. Our healthcare budget makes up only 2.1% of our GDP. Forget comparing ourselves to the USA, which spends 17.9% of its GDP on health. We are the lowest even among the BRICS nations. Brazil spends 10%, South Africa 8.5%, Russia 7.5%, and our neighbor China 6.6%. We are not even meeting the government's own target of 2.5%. Is this how we will become Vishwaguru? Health targets are not met. As on 2022, the infant mortality rate is 28. Target was 25. Here we have failed. Anemia prevalence amongst women has increased. It needs to be addressed with better and more comprehensive programs. Token increases, token promises. Honorable Speaker, sir, I would speak plainly, clearly, and honestly about how healthcare has not been given adequate importance in this budget. PMJAY benefits have been extended to ASHA and Anganwadi workers. PLIs have been set up for pharmaceutical industries. Custom duties have been revised on X-ray machines, cancer drugs, but these are all incremental changes. Where are the visionary steps we need to transform the healthcare sector? We can build bridges that cost around 20,000 crores. When will we get world-class government hospitals? The HPV vaccine, a preventive measure that challenges the third most common cancer amongst women, which is cervical cancer. It made headlines this year. The interim budget made it a priority, and I want to commend Mrs. Sudha Murthy
for bringing it up as a critical concern in the Rajya Sabha. But when will we see a rollout plan for this vaccine? States like Kerala, Sikkim, Delhi, Punjab, Tamil Nadu, and Himachal Pradesh have been giving free HPV vaccines since 2016, and this requires immediate attention. Heal in India, heal by India, but who will heal the Indians? Honorable Speaker, sir, I commend the Centre for focusing on medical tourism for economic growth with the ambitious Heal in India and Heal by India initiatives. But Honorable Speaker, sir, who is going to heal the Indians first? What use is India's role as a global health leader when even today the Indians pay more than 63% of their medical expenses out of pocket, which has caused so many hardworking families to fall into crippling debt traps across the country? Forgotten priorities and forgotten lessons. Not too long ago, the COVID-19 ravaged the world, and we have failed to learn from it. A pandemic is not a question of if, Honorable Speaker, sir, but rather a question of when. It can be tonight, tomorrow, a week, a month, or a year from now. Our health infrastructure is inadequately prepared for such situations yet again. The first line of defense would be a healthy populace and more investment in robust health and research infrastructure, and this budget will not get us there. Better way forward. Honorable Speaker, sir, we medical professionals were looking for a healthcare leadership, real Vishwaguru thinking in this budget, but we cannot find it. Higher allocations are needed for the National Health Mission and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. In PMGAY, the quality of the infrastructure, services, reimbursement of bills need to be supervised regularly. More funding is required for primary health infrastructure. The Standing Committee on Health and Family Welfare 22-23 ranked India 176 out of the 196 countries in terms of current health expenditure that was spent out of pocket. Here, I would like to extend my thanks to the Centre's senior leader, Nitin Gadkari ji, for urging the Finance Minister to revoke the 18% GST on life and health insurance. We need more skilled professionals, strengthen and increase quality standards for NMC to get more numbers and skilled doctors. Karnataka has asked for an AIIMS at Raichur, an aspirational district wherein the per capita income levels are still subpar compared to other regions. Kindly It is submit an up, urgent madam. need to establish a high-quality medical center. Just a minute, sir. It is an urgent need to establish a high-quality medical center at Raichur through the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. Lastly, the Karnataka government signed a MOU with Azim Premji Foundation to provide eggs to school children on all days. The foundation will allocate 1,500 crores in 3 years. I want to thank them for their aid. If only the center knew 1 or 2 billionaires to help them out, start alphabetically with A, and they just might find someone. Honorable Speaker, sir, 34 MPs sitting in this 18th Lok Sabha are medical professionals. Regardless of the aisles we sit in, each one of us has taken the Hippocratic oath long before we took oath as parliamentarians. Honorable Speaker, sir, विश्वगुरु कहने से कोई विश्वगुरु नहीं बनते, विश्वगुरु के जैसे सोचना ज़रूरी है। विश्वगुरु बनने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, मन, बुद्धि और आपके बजट का धन. So if this is best we can do health, we need to get back to the drawing room, and I urge the Centre for Visionary Reforms. हलवा का तो पता नहीं. I promise to serve my states, Mysore Park, मेरी तरफ से at all meetings. Thank you, sir. धन्यवाद सभापती महोदय. या सर्वोच्च सदनामध्ये मला आपण पहिल्यांदा बोलण्याची संधी या ठिकाणी प्राप्त करून दिलेली आहे. मी माझा मतदारसंघ धुळे महाराष्ट्र येथील मतदारांची खूप खूप आभारी आहे. त्याचप्रमाणे आमचे नेते राहुलजी गांधी, सोनियाजी गांधी यांची देखील खूप खूप आभारी आहे. सर्वप्रथम आरोग्याची देवता धन्वंतरी यांना मी वंदन करते आणि आज मी आरोग्य मंत्रालयाच्या अनुदानाच्या मागणीवरील चर्चेवर बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभी आहे.
सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्यासाठी काहीही दिलेले नाही। यावेळी अर्थसंकल्पात आरोग्यावर भर दिला जाईल अशी अपेक्षा होती, परंतु घोर निराशा या ठिकाणी झालेली आहे। सभापती महोदय, माननीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विकसित भारतासाठी 9 प्राधान्यक्रम जाहीर केले, परंतु सभापती महोदय, अत्यंत खेदाने सांगावे लागत आहे की त्यात आरोग्याला स्थान मिळालेले नाही। या उलट आवश्यकतेपेक्षा 73% कमी धरण्यात आले आहे। केंद्राचे आरोग्य बजेट दरवर्षी 3.3 लाख कोटी रुपये असायला हवे होते। या अर्थसंकल्पात 91,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहे। हे गरजेच्या केवळ 27% आहेत। महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व रुग्णालयांमध्ये जसे की GT हॉस्पिटल, KM हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, JJ ग्रुप हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल इत्यादींमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे। उपकरणे नाहीत, पुरेसे आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता, यामुळे रुग्णांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते। यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने किमान 10,000 कोटी रुपये निधींची उपलब्ध करून द्यावा। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र आरोग्य विभागामध्ये 18,000 पदे रिक्त आहेत, ज्यात डॉक्टरांची 1600 पदे आणि 16,400 इतर महत्त्वाचे पदे, मेडिकल व पॅरामेडिकल पदे ही रिक्त आहेत। ती सर्व पदे तातडीने या ठिकाणी भरावीत अशी मी या ठिकाणी मागणी करते। महाराष्ट्रात एकच एम्स रुग्णालय आहे, जे नागपूरमध्ये आहे। महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचा विचार करता मुंबई, नाशिक, धुळे आणि पुण्यातही एम्स रुग्णालयाची स्थापना होणे गरजेचे आहे। याचाही अर्थसंकल्पामध्ये समावेश करावा। उन्हाच्या झळा आणि पावसात दिवसभर गावोगावी आरोग्यसेवा देणाऱ्या महाराष्ट्रातील आशा वर्कर्सना राज्य सरकारकडून केवळ 6,000 रुपये मानधन देण्यात येते। केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करून त्यांच्या सुरक्षेबरोबरच त्यांचा पगार किमान 20,000 रुपयांपर्यंत वाढवावा आणि त्यांचा प्रवास भत्ताही वाढवावा अशी माझी मागणी आहे। ऑस्टॉमी हा एक गंभीर असाध्य रोग आहे आणि भारतातही तो झपाट्याने वाढत आहे। हा गंभीर आणि असाध्य आजार अपंगत्वाच्या श्रेणीत आणण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाने याबाबत बिल सभागृहात आणावे। या आजाराची संपूर्ण माहिती आरोग्य मंत्रालयाकडे उपलब्ध आहे आणि इतर काही देशांमध्ये याला अपंगत्वाची श्रेणी प्राप्त झाली आहे। अध्यक्ष महोदय, आयुष्यमान भारत योजना PMJY साठी या अर्थसंकल्पात जी काही तरतूद करण्यात आली ती 7,500 कोटी रुपयांची आहे, परंतु अनेक रुग्णालयांमध्ये या योजनेअंतर्गत उपचार दिले जात नाहीत। माझी मागणी आहे की सरकारी रुग्णालयांबरोबरच सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्येही ही योजना लागू करावी। अध्यक्ष महोदय, जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारत सरकार आणि इतर देशात 2023 मध्ये आरोग्यावर GDPच्या किमान 3.2% खर्च करतात, तर अमेरिकेत हा आकडा 16% होता। भारताचे शेजारी नेपाळ, चीन आणि भूतानही या बाबतीत पुढे असल्याचे दिसून येत आहे। पण महोदय, मी अत्यंत खेदाने सांगू इच्छिते की आरोग्यावरील खर्चाच्या बाबतीत भारत मागे आहे। यंदा हा हिस्सा एकूण अर्थसंकल्पाच्या 1.9% आहे। यावर सरकारने अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे। अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 काळात आरोग्य यंत्रणेची दुरावस्था व हतबलता संपूर्ण जगाने अनुभवली। नैसर्गिक आपत्ती व महामारीसाठी केंद्राने भरीव आर्थिक तरतूद करावी। अध्यक्ष महोदय, कृपया प्रत्येक तालुक्यात मुख्यालयी आरोग्याच्या तज्ज्ञ सुविधा देण्यासाठी 100 खाटांचे शासकीय रुग्णालय मंजूर करून गोरगरीब रुग्णांना स्पेशालिटी सेवा ही देण्यात यावी। त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, फिजिशियन, सर्जन, स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, भूलतज्ञ, नेत्ररोगतज्ञ, अस्थिरोगतज्ञ, ENT इत्यादी सुविधा मिळाव्यात। अध्यक्ष साहेब, मी पहिल्यांदाच बोलते, मला फक्त 2 मिनिटं द्याव्या। अध्यक्ष महोदय, तज्ज्ञ डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त आहेत, ती त्वरित 100% भरण्यात यावी। त्यांना वाढीव वेतन देण्यात यावा।
अध्यक्ष महोदय, जे काही प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, ग्रामीण रुग्णालय आहे, त्यामध्ये अत्यंत सुविधा कमी आहेत. ते सर्व केंद्र ही बळकट करण्यात यावी, कारण जे काही ग्रामीण भागातले रुग्ण आहेत त्यांना ही सेवा सक्षमतेने मिळण्यासाठी त्यांचं सेवांचं बळकटीकरण करावं. ग्रामीण, डोंगराळ व आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांना प्राधान्य देण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या धुळे लोकसभा मतदारसंघामध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर करण्यात यावं आणि मालेगाव येथे कॅन्सर हॉस्पिटल मंजूर करण्यात यावं. त्याचप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ट्रॉमा केअर युनिटची उभारणी करावी. डायलिसिस सेंटर प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटलमध्ये निर्माण करावे. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर जयस्वाल साहेब यांनी मांडलेला जो काही मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जनसारखी मुंबई येथील PG डिप्लोमा आणि फेलोशिप देणारी जी शिक्षण संस्था जी 112 वर्षापासून भारतात PG डिप्लोमा स्पेशालिस्ट निर्माण करते व असे स्पेशालिस्ट डॉक्टर पेरीफेरीमध्ये आरोग्यसेवा देत असतात, त्यांचे ॲडमिशन 2 वर्षापासून बंद आहेत. जवळपास वर्षाला 1100 PG डिप्लोमा डॉक्टरांना त्यामुळे आपण मुकलो आहोत. अशा संस्थांना अभय देणे गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य धनसंपदा, हेल्थ इज वेल्थ असं या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतं. मी आपल्या माध्यमातून आरोग्य. Honorable Speaker, sir, thank you for giving me this opportunity to speak in the August House today. I owe respects to Dr. B.R. Ambedkar and I thank LOP Rahulji, Telangana CM Mr. Revant Reddy, my father Kadiyam Srihari, ex-Deputy CM of Telangana, present MLA and MLAs and constituency people for making me stand in front of you as the first time MP. Coming to the budget demand for grants, as a doctor myself, I have seen many schemes by name PM Ayushman Bharat. I feel a mere application of the word Ayushman is not enough, that is longevity. Even the funds allocated should also speak the same. For instance, PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission has witnessed a dip in 1,000 crores, PM SSY a dip of 1165 crores, National Digital Health Mission a dip of 140 crores, Tele-Mental Health Program has reduced by 43 crores when compared to the previous budget. The Health Ministry should understand that the health care, personal infrastructure, lab, medical equipment, sanitation brought together bring about the better quality patient care. But we have seen a decrease in the allocated budget in all these crucial areas of the health subject. Our MPs, on the other side, are thumping the benches about the NDA's COVID management, where our PM has directed the people to bang the whistles and light the candles and mobile torches. But we, the doctors, wondered how this aspect helped in our disease management productivity matter. I myself, as a frontline warrior, pathologist, diagnosed thousands of COVID tests and acquired COVID twice while I was pregnant. This is just to say how, as the doctors, we risked our lives. Now, about the mental health. I have seen a reduction in the allocation for the mental health mission from 133 crores to 90 crores. Even as doctors, we have faced many anxiety problems looking at the plight of the patients during COVID. And as it is true that mental health disorders were on the rise as one of the post-COVID complications, so this mental health program should give a thrust. Coming to digital health mission, while the entire world moving towards digital health digitalization, the much needed allocation for this scheme has also been reduced. A saying in Telugu, Gangi Govu Palu, Garitedainanu Chalu, Kadivedaina Nemi, Karamu Palu, depicts that quality is always important than quantity. So I request the Health Minister to concentrate on providing quality healthcare in primary, secondary and tertiary levels. Changing the nomenclature has been the order of day in the NDA regime. Then the then Congress-led UPA government has initiated Nation Health Mission. The ICDS is now Poshan Abhiyan. The National Girl Child Program is now Beti Bachao, Beti Padhao Yojana. All these are first initiated by Congress government. Now, Beti ke sehat ke liye kya kiya? I, as a woman, mother, medical doctor, request the Health and Family Welfare Minister to provide free sanitary napkins to the girls from 6th to 10th standard government schools, because these girls come from a poor background and they have lack of menstrual hygiene awareness. There is also non-availability of sanitary napkins to these sections. And through surveys, it is also noted that 23% of school dropout rates
dropout of the girl child is seen after attaining their first menarche. And these girls are also anemic. So proper nutrition should be given for the healthy adolescents. When my father was the Education Minister of Telangana, a scheme of providing free sanitary napkins was implemented. Right now, the Karnataka Congress government is implementing Suchi program in the similar fashion. So I request the Health Minister to consider the implementation of this kind of concept and help the girl child relief from physical, mental, and emotional trauma during their periods. And one more thing that I have noticed, even in the new parliament, there is no sanitary napkin vending machine. So I request Honorable Minister to provide one. Now about the tax reduction of the 3 cancer drugs. As a doctor, I know the cancer patients are much derailed, devastated, as most of them are diagnosed during their later stages. So it is not just the reduction of the cancer drugs tax, but the early detection and intervention programs should be done profusely. So more budgetary allocations for cancer is needed for diagnosing in early stages of cancer so that many patients are saved. And more allocation for research for advanced therapy should be done, like CAR-T. NEET exam is not just a leak exam. It is reflected as a NEET leak, that is NEAT. This government has got so much of experience, not only in exam leakages, but also our new parliament rainwater leakages, that is PM leakage Yojana. So this NEET exam should be cancelled to prevent the seepage of pseudo-doctors from that leaking tunnel. Our government of Telangana has increased Arogyasri from 5 lakhs to 10 lakhs, and being a Warangalite, I feel proud as we have a medical hub comprising the state-of-art of 24-storied super specialty hospital, MCH Regional Eye Hospital, and this is to provide a healthcare facility in the rural and remote parts, and this is because of the concerted effort of Chief Minister Revanth Reddy Garu. And there is no wellness center in Warangal. Beneficiaries need to travel 350 kilometers to get the treatment under CGHS. So I request Madam to have one wellness center in my place, that is Warangal. And even the Kaspet Railway Hospital, it is the main hospital that caters around the needs of 54 railway stations, running short of human resource and secondary health care. Kindly allot budget and upgrade it to the tertiary care hospital. In request, the Honorable Health Family Welfare Minister I request the Honorable Health Family Welfare Minister to release our NHM dues of 333 crore for the year 2023, 138 crores for 2024, and 231 crores which the state government spent on infrastructure, maintenance components under NHM on a priority basis. This requisition is resetted as our Honorable Chief Minister has submitted representation to the Health Minister and sought the release of the dues pending to the state of Telangana. I request the Health Minister to concentrate more on rural and, most importantly, tribal and agency areas for a better health care, because all these are poor people. They need a better medical care. The BJP government chokes funds for AIIMS in Telangana, while other states get full funds. The union government has so far released 156 crores for the project out of 1365 crores. And considering the centre's propensity to turn a negligent eye towards the opposition-ruled states. But I request the Health Minister to speed the process by releasing more funds to AIIMS and also to CGHS hospitals. And 1 minute, sir. Maiden speech, sir. As we all know, our Prime Minister is non-biological, as claimed by himself. Everyone else in India is biological and mortal. So I request the Minister for Health and Family Welfare to consider health as prime priority and allocate more funds in the budget for Healthy India. And I also come from a SC subcaste and feel privileged to be in this house today, aided by reservation provided through the Constitution written by Dr. B.R. Ambedkar. I take this opportunity to laud the direction of SC Supreme Court Constitutional Bench for upholding demand of categorization of SC and ST. Thank you. I wholeheartedly congratulate all those people who worked relentlessly to achieve the same, and all beneficiaries of this historical judgment. Jai Bhim, thank you. Thank you, Speaker Sahab. ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਰੋਏ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 2.5% GDP ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 1000 ਪਿੱਛੇ 7 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 1000 ਪਿੱਛੇ 17 ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਦਿਖੇਗਾ ਔਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਨੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਏਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਏਮਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਬਠਿੰਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਬਠਿੰਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਔਰ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ PGI ਲੈਵਲ ਦਾ, ਏਮਜ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ PGI ਔਰ ਏਮਜ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ, ਜੋ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ EMPLOYE ਜਿਹੜੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 600 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਗਰੁੱਪ D ਦੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਬਦਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜੋ। ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਵਿੰਗ ਹੋਣ, ਸਿਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਾਰਡ ਬਣੀ ਹੈ, 6500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ, 100 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। TB ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾਉਣਾ, 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ TB ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ
ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ESI ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 ਨੇ, CSC 8 ਨੇ, PSC 44 ਨੇ, ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ 179 ਨੇ, ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ MP ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਰ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ? ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਕਲੀ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ এনवायरमेंट। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਰਹੇ, DHO ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ IAS ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਨੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਇੱਕ IAS ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ এনवायरमेंट ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ, ਮੇਰਾ 1-2 ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ DNA ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਰਿਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਐਂਡ ਲੇਕਸ ਇਜ਼ ਐਨ ongoing activity. It is the responsibility of the state duties and local bodies to ensure required treatment of sewage and industrial effluent to the prescribed norms before discharge into rivers and the water body, coastal waters and or land to prevent and control the pollution therein. Okay. So ये बात ये सर, Thank you. इनको सजा कौन देगा? DNA तो लोगों का खत्म हो गया, बीमारी लोगों को लग गई, तो अब ये अब पोल्यूशन का डिपार्टमेंट है। सो मेरी सरकार से बेनती है कि सरकार अमृतसर के लिए एक तो सब कमेटी भेजे, बहुत जरूरत है कमेटी की, और वो विजिट करे गुरु नानक देव हॉस्पिटल रूरल एरिया में बॉर्डर बेल्ट है, और उसकी रिपोर्ट रखे, और जहां जहां बजट की जरूरत है, तो स्टेट के पास कोई पैसा नहीं है आपको, धन्यवाद जी, धन्यवाद। NHM का बजट भी रिलीज करें, माननीय और सदस्य सरकार स्पेशल बजट हमें मालविंदर सिंह अमृतसर के कांग लिए। Thank you, Honorable Speaker. First of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to speak on behalf of the people of Nandurbar Lok Sabha constituency during the discussion of demands for grants for Ministry of Health and Family Welfare. This is a subject which needs to be reflected upon in depth. I would like to use this opportunity to highlight the status of the budget allocation of the Ministry of Health, its effectiveness and its shortcomings. Sir, in the financial year 2023-24, out of the budget of 89,155 crores, only rupees 80,517 crores was spent. This means that the unspent amount was around 8,600 crores, which amounts to around 9.7%, which shows that there is an inability in fund allocation and utilization. This issue needs to be addressed at the earliest. The budget this year for health and family welfare is down by 3%. The decline is in keeping with consistent cuts in health spends by the government, despite claims made after the COVID-19 pandemic that shook the system. This is more than what the Finance Minister, Nirmala Sitharaman, allocated as establishment expenditure of all new 16 AIIMS-like institutions, which was around 6,800 crores. Instead of letting the budget going unspent, the Honourable Minister should have allotted at least one AIIMS to North Maharashtra or any part of the state of Maharashtra. Honourable Speaker, I would like to directly come to the demands for my constituency. Honourable Speaker, a super specialty hospital like AIIMS is needed in tribal areas.
to provide quality healthcare facilities in the state and the country. Nandurbar district is in the border region between Gujarat and Madhya Pradesh, and there are tribals living in Gujarat as well as Madhya Pradesh. This area is dominated by tribals, and there are many health problems in these areas. If AIIMS is established for quality healthcare facilities in this area, these three states will benefit immensely. Also, I would like to state that there is sickle cell disease in tribal areas. When I say tribal area, just not my Nandurbar Lok Sabha constituency, it also includes Dhule, Nashik, Thane, Medghat, Gadchiroli in the state of Maharashtra. Now, sickle cell disease, sir, is called as a genetic disorder disease. मराठी त्याला अनुवंशिक रोग बोलता आणि या डिसीजमध्ये लोकांना खूप त्रास होतो, रक्ताची कमी होऊन जाते. So this kind of disease takes a heavy toll on many lives of the tribal people. So I request the central government that at least should provide certain funds for setting up up-to-date hospitals, research centers, as well as treatment centers. Sir, I would like to also state certain points about national highways. Sir, in national highways which run through my constituency and other constituencies of Maharashtra, there are a lot of road accidents. You are speaking on the demands for grants health. Sorry, sir. So, now you want to mention regarding the history of road and highways, na? You are just speaking on Yes, health. yes. I'll mention that, but I thought there is constraint of time, therefore I was speaking on behalf of my constituency. Here, I Sir, think if you the minister request. will take only note of your health affairs. Yes, sir. No, I was requesting about national highways, sir, because there should be a trauma center at the national highways, because there are a lot of accidents which happen. There are head injuries, there are leg impairments, those kind of injuries. That's why national issues, sir. Also, I would like to speak about the cardiac care ambulance, that is advanced life support ambulance, sir. The cardiac care ambulance has a lot of facilities which definitely will be helpful to the tribal people, because in such regions, in tribal areas, there are mountain areas also, and it's very difficult to reach certain patients. If such cardiac ambulances are there, definitely those patients' lives could be saved, sir. Also, I would like to request you that in central government has started around 108 ambulance facility in Maharashtra. And in Nandurbar Lok Sabha constituency, sir, many of the ambulances have completed 2.5 lakh kilometers by now. So the ambulances are allocated, it's made available, but they're not maintained. If they're not maintained, they're just lying there, sir. For that very reason, I request that the maintenance of these ambulances should be taken into consideration urgently. Sir, also, there is one very important request in Nandurbar Lok Sabha constituency. Sir, not just Nandurbar Lok Sabha constituency, many of the districts, there are no CT scans and MRIs. So I would request through you to the government that MRI facility and CT scan should be made available in every district, because certain patients have to travel long distances. From Nandurbar, they have to travel all the way till Nashik or Mumbai for CT scan and MRI Kindly purposes. make it brief. Yes, sir. And the last request I would say is that there should be, the malnutrition case in tribal areas is very huge, sir. Under NRHM scheme, mothers in tribal areas are paid a certain amount, pre-delivery and post-delivery. But that is not enough, sir, because after post-delivery, there is hardly any employment opportunity in tribal areas, and the mother works till the delivery date, and the physical exertion affects the health of the baby, and she goes to work immediately after delivery. So the baby cannot be taken care of. Some provision needs to be given for that. Sir, I would like to also say that mental health issues are very important issues. Sir, just 1 minute, maiden speech, sir, just 1 minute. Mental health issues are very important issues, sir, and there is an 18% tax, GST tax for mental health services. I would request the government to reconsider this and remove the GST rates on these issues, sir. As a certain colleague of mine also mentioned about high out-of-pocket expenditure, which has reached 50%. As per survey, it should be 30%. So one last thing I want to say, sir, one last thing. As per international standards, sir, the health sector should receive around 5% of the GDP as per WHO standards. America has 17%, China also has a higher percentage, even Afghanistan has, Turkey also has more than 5%. India should reconsider that, because when we say, there is a saying, health is wealth, but apparently this government, there is no wealth for health in the budget. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Sir,
I rise to support the motion moved by Mr. Hussain Abdullah on the issue of NEET examination in our country, sir. सर, पहले भी काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर हुआ जब कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात हो रही थी, तो कई भारतीय जनता पार्टी के एमपीज बार बार ये कह रहे थे कि यूपीए के टाइम पे इसको रेकमेंड किया गया था, कांग्रेस द्वारा रेकमेंड किया गया था। और ये सही बात है सर कि कांग्रेस गवर्नमेंट और कांग्रेस के एमपीज इसको रेकमेंड किए थे। मैं कर्नाटका से आता हूं सर। मेरे ख्याल से कर्नाटका इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेट्स विच अलाउड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस टू मशरूम। वहाँ पे इतने ज़्यादा इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस हो गए थे, गवर्नमेंट के सपोर्ट से ज़्यादा बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने लगे थे। लेकिन हम लोगों ने रियलाइज़ वहाँ पे किया, कांग्रेस की सरकार थी, वीरप्पा मोइली साहब चीफ मिनिस्टर थे, हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कोटा में जाते हैं जिनकी फ़ीस कम होती है, 75% स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसा लिया करते थे। मैनेजमेंट फ़ीस, कैपिटेशन फ़ीस के नाम पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे डोनेशन दिया जाता था। अब जैसा अभी हमारे लीडर ऑफ द हाउस बता रहे थे, उस टाइम पे तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस लिया जाता था। तो हम लोगों ने रैशनलाइज करने के लिए फीस स्ट्रक्चर को, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे स्टेट में हम लोगों ने 90s में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया सरों पे, जिसके वजह से 75% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कोटा में जाने लगे और 25% स्टूडेंट डोनेशन, जिसका डोनेशन या कैपिटेशन फीस बोलो या नहीं तो मैनेजमेंट फीस बोलो, उसको भी सरकार फिक्स की थी, जिसके वजह से जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में जाने भी लगे, कम फीस में जाने लगे, डिप्राइव्ड सेक्शन से जाने लगे, रूरल एरिया से जाने लगे, गवर्नमेंट स्कूल से जो पढ़ के आते थे वो लोग जाने लगे। ये जो हमारा एक्सपीरियंस था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिप्राइव्ड सेक्शन से बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने का जो एक्सपीरियंस था, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के तहत हम लोगों ने कहा कि पूरे देश भर में एक एग्ज़ाम होना चाहिए, पूरे देश भर में रैशनलाइजेशन होना चाहिए, पूरा देश भर में इक्वालिटी इन एजुकेशन होना चाहिए करके हम लोगों ने रेकमेंड किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, अभी तो लीडर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि इसमें ये हो गया, डिप्राइव्ड सेक्शंस आ गए, रूरल एरिया से आ गए, बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन जो कह नहीं रहे थे वो तमाम अपोजिशन के एमपीज बार बार उठाने की कोशिश किए। आज पूरे देश को, पूरे दुनिया को पता है क्या हो रहा है। आज जो करोड़ों बच्चे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जो माँ बाप जो अपनी पूरे जिंदगी की पूंजी जो संभाल के अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना चाह रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है आज देश के सामने है। आज क्यों हम लोग अपोजिशन के एमपीज ये बार बार ये कह रहे हैं कि नीट स्क्रैप होना चाहिए, एनटीए स्क्रैप होना चाहिए, ये आपके सामने है सर। मैं कितना भी बोलूं इसमें कम है। इसमें जिस तरह से पेपर लीक्स हुए हैं, 70 पेपर लीक 7 एग्जाम में, सारा हिंदुस्तान मान रहा है, सारे लोग मान रहे हैं, मीडिया में आए हैं, लेकिन अगर कोई मान नहीं रहा तो है कि मंत्री मान नहीं रहे हैं कि सरकार मान नहीं रहा। अगर हर चीज में लीक, यहाँ पेपर लीक हो रहा है, राम मंदिर में लीक हुआ, संसद में लीक हुआ, मुझे लगता नहीं कि अब सरकार में क्या क्या लीक होने वाला है आने वाले दिनों में। ये लीकिंग गवर्नमेंट होते जा रही है। आप क्या बोल गए माननीय सदस्य? ग्रेस मार्क का बिजनेस क्या है पता नहीं। आप भावना में क्या क्या बोल गए? दैट पार्ट इज डिलीटेड। आप बहुत कुछ बोल गए कि कहाँ लीक हो गया। सर ऐसा नहीं करते हैं। बिहार में सर करप्शन की बात आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे है, उनके इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग वाले, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने बोला कि 30 लाख रुपए पेपर लेने के लिए, क्वेश्चन पेपर पाने के लिए 30-30 लाख रुपए दिया जा रहा है। गुजरात में लोगों को अरेस्ट किया गया। मुझे ये नहीं समझ में आता, हिंदुस्तान के कोने कोने से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से बच्चे कैसा एक एग्जामिनेशन सेंटर में, गोधरा में एक एग्जामिनेशन सेंटर को इतने दूर दूर से कैसा उस एग्जामिनेशन सेंटर में लिखने जाते हैं। तो इसमें जो लगातार जो बात सामने आ रही है उसमें एकदम साफ है कि जो हम पूरा नीट का जो सिस्टम है, एनटीए का पूरा जो सिस्टम है, इसमें करप्शन और इसमें कुछ लोगों को
कुछ विचारधारा से जुड़े हुए बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए पूरा नीट का एग्जाम यूज किया जा रहा है। आज ये एनटीए कैसा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना अपने से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करती है, ये आउटसोर्स करती है। आउटसोर्स किसको कर रही है? उन लोगों को जो सत्ताधारी पार्टी है उससे जो जुड़े हुए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती है। और जो स्कूल्स जहाँ पे, इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाता है। One second, Syed Nasir Hussain, 1 second. Rather than leveling allegations baselessly, why don't you make a suggestion? So we'll do, sir. वो लास्ट में आता हूँ। पहले क्या हो रहा है वो बोल के उसको लास्ट में आता हूँ सर। सर हरदयाल स्कूल किसकी है हरियाणा में, सबको पता है। किस किस इंस्टीट्यूट को दिया गया है सबको पता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको दिए जा रहे हैं सबको पता है। यहाँ तक कि जो क्वेश्चन पेपर्स ले जाने की एजेंसी, जो क्वेश्चन पेपर्स का जो आलम एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने की एजेंसी, एग्जामिनेशन सेंटर्स तक जो पहुंचाने की एजेंसी भी प्राइवेट एजेंसी है सर। वो किसको दे रहे हैं, कहाँ खड़ा कर रहे हैं, किसको पेपर लीक कर रहे हैं, उसको किसको भी पता नहीं है। तो ये जो लगातार जो धांधली नीट और एनटीए में जो हो रहा है, तो इसको हम लोग यही कह रहे हैं भाई आपके पास एग्जामिनेशन आप क्यों कंडक्ट कर रहे हैं। अभी लीडर ऑफ द हाउस कह रहे थे SC ST के बच्चे आ गए, इतने बढ़ गए, रूरल एरिया से बढ़ गए। एक्चुअली सर प्री नीट 38% अर्बन एरिया से आया करते हैं, जो अर्बन एरिया से पास होते थे। आज पोस्ट नीट में 60% के करीब मेट्रोपॉलिटन और अर्बन एरिया से पास हो रहे हैं, 35% रूरल एरिया से पास हो रहे हैं। आखिरकार क्यों हो रहा है सर? ये कोचिंग सेंटर का बिजनेस का जो बढ़ावा इसमें हुआ है, कोचिंग सेंटर का बिजनेस 65,000 करोड़ का बिजनेस है। अभी ये बोला जा रहा है 2028 तक 1,38,000 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। ये कौन बच्चे जाके कोचिंग ले सकते हैं? जो 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख कोचिंग में जो जाके पैसे देके जो कोचिंग ले सकते हैं वही लोग पास होते हैं। क्वेश्चन पेपर कैसा प्रिपेयर किया जा रहा है, जो पढ़ाया जाता कोचिंग सेंटर में उसके तहत, वो उस सिलेबस के तहत क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जा रहा है। ये डिजाइन क्वेश्चन पेपर का उस तहत किया जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कोई भी एंट्रेंस टेस्ट, कोई भी एजुकेशन सिस्टम एगैलिटेरियन होना चाहिए, उसमें इक्वालिटी होना चाहिए। मैं JNU से आता हूं सर, ये हमारे मंत्री को मैं बोलूंगा कि JNU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिस्टम, वहाँ की एडमिशन पॉलिसी पढ़े, किस तरह से वहाँ पे डिप्रेवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं, ग्रेस मार्क्स नहीं देते, डिप्रेवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। आप SC ST से रहे तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट्स, आप OBC से रहे तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट। 2 मिनट सर, बीच में वेस्ट हो गए 2 मिनट। क्या आप अगर बैकवर्ड रीजन से आते तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट्स, अगर SC लड़का हो तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट्स, SC लड़की हो तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट्स। वो डिप्रेवेशन पॉइंट जो पॉलिसी है, जो JNU की एडमिशन पॉलिसी है, मैं बोलूंगा उनको जाके एकदम पढ़ ले, उसके तहत हम बनाए। हम ये कह रहे हैं साहब, नीट अच्छी मंशा से बनाई गई होगी, लेकिन जिस तरह से उसमें लूप होल्स निकल के आए, जिस तरह से ये सरकार विफल रही नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में, मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों हाउसेस का एक कमिटी बने, उसमें डिटेल में डिस्कस हो, नई तरीके से किस तरह से हम लोग नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स डिप्लॉयड सेक्शन से ज्यादा स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें सीट्स पाएं, उसके लिए एग्जामिनेशन टेस्ट डिजाइन करें। ये मैं सजेशन करता हूं सर। एक ही चीज मैं बोलूंगा, हमारे लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे थे कि जो हम इतने बड़े डॉक्टर्स हो गए, इतने लोगों को सुविधा मिल गई, लेकिन एक चीज ये भी है सब, 5.8 मिलियन माल प्रैक्टिस केसेस ऑफ डॉक्टर्स हैव कम टू फोर। 5.8 मिलियन केसेस, ये उन्हीं डॉक्टर्स का है जो फ्रॉडुलेंट तरीके से नीट के थ्रू डॉक्टर्स बने। थैंक यू सो मच। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके माध्यम से मैं लातूर चुनाव क्षेत्र के सभी जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के यहाँ पर भेजा। दिस इज माय मेडन स्पीच सर। आज मैं यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर हो रही चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में इस बात की उम्मीद थी कि इस बार बजट में हेल्थ पर फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा,
लेकिन अफसोस की बात है कि जिन 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की गई उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वास्थ्य को जगह नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सेहत और स्वास्थ्य सेवाओं को जितनी जरूरत थी उससे 73% कम बजट एलोकेट किया है। अध्यक्ष महोदय, बजट से आयुष्मान भारत योजना में बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जीडीपी का 2.5% खर्च का टारगेट था। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का खर्चा शामिल था, लेकिन 2024 में सिर्फ 1.9% जीडीपी से हेल्थ के ऊपर खर्चा किया गया है, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, भूटान, नेपाल जैसे गरीब देश भी भारत से ज़्यादा हेल्थ पर खर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हेल्थ का बजट 3.3 लाख रुपीस होना चाहिए था, जिसमें सिर्फ 91,000 करोड़ दिए गए हैं। यह सिर्फ 27% है। भारत में सेहत पर होने वाले कुल खर्चे में 53% लोग अपनी जेब से खर्चा करते हैं। बजट में फंड की कमी की वजह से इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी असर पड़ता है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। देश में प्राइवेट हॉस्पिटल 44,000 और सरकारी हॉस्पिटल 26,000 है। प्रति 1000 लोग बेड की संख्या 1.3 है, जबकि दुनिया भर में 2.6 है और WHO के मान्यता के अनुसार वो 3.5 होना चाहिए। इसके लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। भारत की हेल्थ इंडस्ट्री लगभग 31 लाख करोड़ की है, जबकि सरकार 91,000 करोड़ सिर्फ खर्चा करती है। बाकी बोझ स्टेट सरकारें और जनता उठा रही है। भारत की जनता इलाज के लिए सरकार का काम बाकी देशों की तुलना में सबसे कम दिखाई देता है। इन्फ्लेशन के साथ बजट के आंकड़े मैच नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की संख्या 2024 के डाटा के अनुसार 25,308 है। ये बहुत ही कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। हेल्थ सेक्टर में मैन पावर की भारी कमी है। इस माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 2 के बजाय 3 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाए, जिसके बदौलत हर PHC पर 24 घंटे डॉक्टर की उपलब्धि हो सके। और दुख की बात है कि बहुत सारी जगह पर सिर्फ 1 मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, नर्सेस का पेमेंट काम के घंटों के अनुसार मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भारी कमी अपने देश में सब तरफ दिखाई देती है। उसके बावजूद कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जैसे PG एग्जामिनिंग बॉडी जो 112 साल से कार्यरत है, जो कि CPS मुंबई के नाम से पूरे देश में परिचित है, और PG डिप्लोमा और फेलोशिप्स देने का इनका काम सालों से चालू है। PG नीट के मेरिट के ऊपर ये और सरकार के द्वारा इसके एडमिशन किए जाते हैं। इसके 2 साल से एडमिशन बंद है, जो मोदी सरकार द्वारा गुजरात में भी चालू किए थे, लेकिन वो अभी बंद है। मैं आपके माध्यम से ये चालू करने की मांग करता हूं और इसका सक्षमीकरण करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये खुशी की बात है कि सरकार ने 3 दवाइयों के ऊपर का टैक्स माफ किया, लेकिन सिर्फ 3 दवाइयों का माफ करके काम नहीं चलने वाला। इसके साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इम्प्लांट्स, इसके ऊपर भी टैक्स माफ होने की जरूरत है, जो कि सर्वसामान्य जनता का खर्चा का बोझ कम कर सकती हैं। अध्यक्ष महाराज, मैं आपके माध्यम से मेरे चुनाव क्षेत्र की कुछ मांगे रखना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में रीजनल आयुष इंस्टीट्यूट का एक निर्माण हो, जो आयुष मंत्रालय अभी सोच रहा है कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के बारे में, वो मेरे चुनाव क्षेत्र में एक चालू हो, क्योंकि लातूर महाराष्ट्र का एक एजुकेशनल हब है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के बहुत सारे स्टूडेंट लातूर में एजुकेशन के लिए आते हैं और वहाँ पे एक रीजनल इंस्टीट्यूट चालू किया जाए। हमारे लातूर में जिला रुग्णालय नहीं है पिछले 16-17 साल से। सर, आपके माध्यम से मैं एक तुरंत नए 500 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, फुल्ली इक्विप्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मांग करता हूं और आपके द्वारा ये मांग पूरी होने की उम्मीद भी करता हूं। थैंक यू सर, मुझे बोलने का अवसर दिया। I think you also should consider me the same way you treated him. Very good. I first would like to thank Honorable LOP Sri Rahul ji for giving me an opportunity to speak on health and family welfare. Most of the time,
when I was observing, the Treasury bench is always very proud in saying that this time more funds are allocated, more percentage of funds are allocated. I would like to bring to the kind attention of this August House, what was the fund collected earlier? What was the tax that time? And what is the tax that you are squeezing from the poor people now? Shame! And you are saying that, see, it is your duty. It is a system that the government has to run. Allocation of funds is not a pride for you. It is for the people that you have to do and you are bound to do. So first I would, at the outset, even in allocation also, health department is sidelined. People are not happy. Health is not properly taken care as far as this Modi government is concerned. Number two, first I will place my request for my constituency. என்னுடைய கடலூர் தொகுதியிலே வடலூர் பகுதியிலே ஒரு நல்ல ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தின் ஒரு மருத்துவமனை தேவைப்படுகிறது. ஏனென்றால் கடலூர் மாவட்டத்திலே தனியாக ஒரு மருத்துவமனை மத்திய அரசாங்கம் சார்பாக இல்லை. எனவே தயவு கூர்ந்து இந்த அரசாங்கம் கடலூர் பகுதிக்கு ஒரு மத்திய மருத்துவமனை அமைத்து தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்தது நீட்டை நாங்கள் ஏன் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம்? Why we are objecting NEET? எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்களும் எங்கள் அருமை தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களும் ஏன் நீட்டை எதிர்க்கிறார்கள்? ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை மத்திய அரசாங்கம் கட்டவில்லை, மாநில அரசாங்கம் கட்டுகிறது. அதற்கு இடம் தந்து போதிய ஆசிரியர்கள் வைத்து அவர்களுக்கு உரிய ஊதியம் தந்து மாணவர்களை உருவாக்கி அந்த மாணவ செல்வங்கள் பெரிய அளவிலே படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தான் அந்த பள்ளிக்கூடங்கள் திறக்கப்படுகின்றன. ஆனால் லெவல் பிளேயிங் கிரவுண்ட் இல்லாத அளவிற்கு சரியான முறையிலே நீட் எக்ஸாம் நடத்தப்படாததால் எங்களுடைய மாணவ செல்வங்களால் மருத்துவர்களாக வர முடியவில்லை. இதுதான் உண்மை. இது இஸ் ஆன்டி ஃபெடரல், இட் இஸ் ஆன்டி டெமோக்ரஸி. எனவே நீங்கள் மத்தியிலே நீங்கள் மத்திய அரசாங்கம் பவரை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. மாநில அரசாங்கம் தான் மருத்துவர்களை சேர்ப்பதற்கு பவரை நீட் இல்லாமல் நாங்கள் எங்களுடைய தேர்வு முறையிலே மருத்துவர்களை நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுதான் முறை. ஏனென்றால் 5% பாப்புலேஷன் தமிழ்நாடு out of India, but we are having 11% doctors in Tamil Nadu, from Tamil Nadu. Sir, number two, sir, aging is a big problem. You know, nowadays with the advanced medical system, people live longer, but it is not a sin. But we should take good care of them in order to have a quality life. இந்த அரசாங்கம் வயதானவர்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறது என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். What is the road map for the old age people? Sir, I am a doctor, sir. Please allow me to speak for 2-3 minutes more, sir. Moreover, in the mental health, autism, special child, இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்ய போகிறது? What is the special package this government is having for spastic children or autism children or special children? Moreover, sir, insurance should be given to the autism because the children are the sufferers. Equally, the parents are also suffering, sir. So, sir, just now I started, sir. I'm a doctor, sir. Sir, this is the health and family welfare of India, sir. Sir, 1 minute, sir. Please, sir. You should cooperate, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Sir, 1 minute. 2 minutes. 2 minutes. Please, 2 minutes. See, in civil aviation, I will come to the point. Civil aviation ministry, in question, sir, they say flight tickets are high. They are fluctuating. And immediately the Honorable Minister says, because they are all private players. Sir, I would like to know, Air India was with Government of India. Pandit Jawaharlal Nehru formed Air India. But thank you. This government went up. Sir, one last point, sir. You are giving no, sir. 1 minute. India. Okay, 1 minute I'll close, sir. 1 minute. So, like that, we have IDPL. We have Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, sir. Concerned with the Sir, medical. we have IDPL that is still with the government of India. It should be taken, sir. It should be taken. 1 minute. Last point, sir. Last point, sir. Sir, தமிழகத்திலே எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை நீங்கள் இந்த செங்கோலை இங்கே வைத்திருப்பது. செங்கோல். It is a very pride of Tamil Nadu and we are happy. We appreciate that this government is recognizing the Sengol. But in Tamil Nadu we have one Sengal for AIIMS. Where is AIIMS, Madurai AIIMS? Only one brick is there, Sengal. எங்களுக்கு செங்கல் உங்களுக்கு செங்கோலா? அதனால தான் எங்களுடைய
Sir, okay, I will conclude, sir. I will conclude, sir. Government I by will conclude, sir. benches. Sir, I Thank will you. conclude, sir. Shri Utkarsh எனவே, Verma ji. எய்ம்ஸ் Shri Utkarsh மருத்துவமனை Verma ji. உடனடியாக Thank you. Shri Utkarsh Verma ji, बोल இந்த பட்ஜெட்டிலே போதிய அம்சங்கள் இல்லை, நிறைவான அம்சங்களை கொண்டு மக்களுடைய ஏழை மக்களுடைய தீர்வு காண வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Speaker, sir, to allow me to speak. Allow me to speak. First, I would like to thank the people of my constituency, that is Chamarajanagar, who have given me the opportunity to serve them as a member of Council of Parliament. Ministers की collective ಮೊದಲಿಗೆ responsibility होती है. ನನ್ನ ಸಂಸದನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Sir, the Department of Health and Family Welfare for the year 24-25 budget is rupees 87,656 crores. Despite a double-digit increase in the healthcare allocation, India continues to fall short of the target set by its national health policy to 2017 to allocate at least 2.5% of GDP to healthcare. The National Health Policy of India 2017 aims to increase public health expenditure to at least 2.5% of GDP by 2025. Reflecting the policy focus on improving healthcare, financing and ensuring adequate resources, the public health spending for the year 2024 stands at approximately 2.1 to 2.2%, below the global average. The budget does not focus on healthcare as another pillar of Viksit Bharat, nor does it allocate more than 2.5% of GDP or introduce reforms to support sector growth and domestic manufacturing of medical technology. The budgetary allocation may not sufficiently address the demand-supply gap in India's healthcare and will not improve the state of healthcare in India. According to the Ministry of Health and Family Welfare, India's public health infrastructure and manpower have not seen any improvements over the recent years and significant shortages remains. The World Health Organization recommends a doctor to population ratio of 1:1,000. However, India had a ratio of about 1:1,511 as of 2022, indicating a shortfall in medical professionals. The number of doctors of PHCs rose to 30,644 in 2022 from 27 to 421 in 2014. Yet many PHCs still operate without a full complete of medical staff. Total specialists of CHCs increased to 4,500 from 4,152 in 2014, but the requirement is higher, leading the gaps in specialized care. ANMS at SCs and PHCs numbered 2,07,604 in 2022, down from 2,13,467 in 2014, showing a decline in crucial frontline healthcare workers. Levying of GST on health, life insurance, premiums, amounts of levying tax on the uncertainties of life. Sir, my constituency is a socially and economically backward constituency having majority SC and ST population of around 50%, and the per capita income is below the national. Sir, 1 minute, sir. Sir, maiden speech, sir. Below the national as well as state average. Almost 60% of the land area of Chamarajanagar Parliament constituency is covered by 3 tiger reserves. Various studies of the local NGOs have shown that the majority of the rural population of Chamarajanagar Parliamentary constituency is suffering from anemia, and the tribal population is having sickle cell anemia. Therefore, we need more central. Kindly conclude. Sir, last, sir, about my constituency, sir, last. One sentence. Further, we more human deaths become a lack of timely care in the incident of man-animal conflict and road traffic action, but we don't have well-equipped state-of-the-art trauma care centers to take above incidents and save their lives. In the view of the above, I request the Honorable Finance Minister to allocate funds to sanction the state-of-the-art Central Institute of Excellence like AIMS on an urgent basis, which will be the great help in the health sector to around 6 to 7. Sir, one last sentence, sir. Adjoining districts of Chamarajanagar, which includes some of the bordering districts, Tamil Nadu and Kerala state, which are adjoining to my constituency. Thank you, sir. Thank you.
आदरणीय सभापति जी, आज चिकित्सा और स्वास्थ्य पर बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय, मेरे क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मेरे गंगानगर और हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, 15 जिले राजस्थान के और पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र, जहां कैंसर, लीवर, पित्ताशय कैंसर और हृदय रोग ऐसी गंभीर बीमारियां हमारे उस क्षेत्र में लोगों के घरों में घर कर चुकी हैं। तकरीबन 2 करोड़ लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है, इस पर हमें चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से आपको ध्यान होगा कि जो कैंसर के लिए बठिंडा से बीकानेर तक ट्रेन चलती है, उसका नाम भी कैंसर ट्रेन रखा गया है, जो बड़ा गंभीर विषय है। कई गांव ऐसे हैं जहां पूरे गांव में हर घर में कैंसर के रोगी हैं। तो ये इस पर भी आज तक कोई डिमांड, हम चाहते हैं कि इस पर सरकार कोई ना कोई व्यवस्था करे, लैब की व्यवस्था करे। मैं दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसके उनके माध्यम से जो गुरुग्राम फेयर लैब प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जांच की गई, जिसमें गंभीर केमिकल पाए गए सर, इस तरह की लैब की वहाँ व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हमारे लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। कृपया संक्षिप्त समाप्त करें। आदरणीय, मैं चाहता हूं कि लैब की वहाँ व्यवस्थाएं की जाए। हमारे वहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, चिकित्सा केंद्र है, वहाँ आज भी डॉक्टरों का अभाव, बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टरों की कमी है, उसकी पूर्ति की जाए, जिससे लोगों को लाभ। मैं धन्यवाद करदा कि मैनू हैल्थ ते ग्रांट ते बोलने का मौका दिता है। सभापति जी, मैं उस क्षेत्र तो आया कि पंजाब का जो फिरोजपुर कंस्टिट्यूएंसी है, पाकिस्तान के नाल 200 किलोमीटर का फासला जो है उस एरिए च है। बहुत गरीब लोग हैं, लाचार हैं, बीमारी की वजह नाल वो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते। सो इस करके मेरी बेनती है कि जो हस्पताल बने हैं उन्होंने डॉक्टर भी नहीं है, कंपाउंडर नहीं, दवाई नहीं, कुछ भी नहीं है। इस तो अलावा सभापति जी, जो मेरा मालवा क्षेत्र जोड़ा एरिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैंसर की ਇੰਨੀ माड़ी हालत है कि घर घर ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PGI ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ घटो घट 5000 करोड़ ਨਾਲ लागू ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ सभापति जी मेरी गल सुन लो, इस सानू बदकिस्मती इस करके कि मोदी साहब एक बार फिरोजपुर गए सी, फिरोजपुर वो ना जा सके मौके पर क्योंकि इन्हों की पार्टी के कुछ लोगों ने रस्ता बंद करता क्योंकि उत्थे लोग इकट्ठे नहीं हुए सी, वो वापस आ गए तो वह सानू खमियाजा भुगतना पिया। इसे तरह सभापति जी साडा जिहड़ा मतलब है कि साडा हस्पताल जिहड़ा चालू करवाया जाए और पैसे दिते जाए। सभापति जी कैंसर हस्पताल सभापति कैंसर हस्पताल जिहड़ा फाजिलका दे विच साडे 50 लाख करोड़ रुपए दे नाल जिहड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है उन्होंने भी पूरे पैसे दे के कैंसर हस्पताल बनाता जाए। जो दोनों हस्पताल बन जाएंगे तो पंजाब का जिहड़ा मालवे का खेत्र है वो कैंसर तो बीमारी का इलाज जिहड़ा है वो साडे पंजाब दे विच करा सकणगे। इसे तरह बाकी